हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। हम मॉडर्न इंडिया का जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं वो लगभग एंडअप की तरफ है। जैसा कि इसके पहले हमने आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताया था, फिर वेवेल प्लान के बारे में बताया। वेवेल प्लान के बाद अगला जो कार्य होता है भारत में, जो अगली घटना घटती है, शाही नौसेना विद्रोह। हालांकि इसमें हमने बीच में ही आपको शायद मौखिक ही बता दिया था। भारत में चुनाव, ब्रिटेन की जो नई सरकार आई लेबर पार्टी के नेतृत्व में, जिसके क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर हुए, वे प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में चुनाव भी करवाए थे। हम नौसेना विद्रोह पढ़ाने के बाद उसको संक्षिप्त बता देते हैं। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब संविधान सभा के गठन की बात आएगी तो वहाँ ये चैप्टर मुख्य होगा कि आखिर संविधान सभा के सदस्य चुने कहाँ से जाएं। वो इसी विधानसभा से चुने गए थे जिनका चुनाव 1945 में क्लेमेंट एटली ने वेवेल के नेतृत्व में भारत में संपन्न करवा दिया था। उस समय सेंट्रल असेंबली के भी चुनाव हुए थे और प्रांतीय चुनाव भी हुए थे। तो उसकी घटना या यह तथ्य बाद में इम्पॉर्टेंट होगा, वहाँ बताया जाएगा, इसलिए इसको हम अभी थोड़ी देर में बता भी देंगे। पहले हम थोड़ा सा ये जान लें शाही नौसेना विद्रोह क्या था। आज़ाद हिंद फौज की घटना हो जाने के बाद, फिर वेवेल प्लान के अस्वीकृत हो जाने के बाद, शिमला सम्मेलन के असफल हो जाने के बाद जो अगली बड़ी घटना घटती है वो है शाही नौसेना विद्रोह। ठीक, शाही नौसेना विद्रोह मतलब भारत में ब्रिटिश फौज जो जल सेना के रूप में विद्यमान थी, जो बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी, उसमें कार्यरत भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। इसका बड़ा कारण क्या था, ध्यान रहे। शाही नौसेना में जो गैर कमीशन्ड इंडियन ऑफिसर होते थे उन्हें रेटिंग्स कहा जाता था। क्या? रेटिंग्स। ये रेटिंग्स लोग जो होते थे ये शाही नौसेना में काम तो करते थे, लेकिन उनको पूरी तरह से काबिल होने के बावजूद भी अंग्रेजी सैनिकों से कम वेतन दिया जाता था, अंग्रेजी ऑफिसरों से कम वेतन दिया जाता था। उनके भोजन इत्यादि भी अंग्रेजी नौसैनिकों और अंग्रेजी अफसरों से कमतर गुणवत्ता वाले होते थे। साथ ही साथ उनके साथ जब देखिए नस्ली टिप्पणी भी की जाती थी। इन चीज़ों से अक्सर ये लोग त्रस्त रहते थे। ऐसे ही समय एक घटना घट गई। शाही नौसेना की तलवार नाम के जहाज पर जो तैनात भारतीय नौसैनिक थे, उनमें तलवार जहाज के एक नौसैनिक होते थे जिनका नाम था बीसी दत्त। बीसी दत्त ने तलवार नाम के जहाज के दीवार पर लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। है ना बड़ी बात। अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन कितना व्यापक था, ये सैनिकों में भी पहुंच चुका था। और नौसैनिक लिखता है अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके गिरफ्तारी के विरोध में तत्काल शाही नौसेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यही है शाही नौसेना विद्रोह, जो 18 फरवरी 1946 को घटित हुआ। दैट्स क्लियर, लिख दिया जाए। तो शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ उसकी डेट हमने पहले लिख दिया, 18 फरवरी 1946। क्लियर। 18 फरवरी 1946 में ये जो घटना घटी थी हुई क्यों थी, इसमें आप लिख सकते हैं कि एक भारतीय नौसैनिक बीसी दत्त ने तलवार नामक जलपोत या नौसैनिक जहाज की दीवार पर लिख दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
ओके, परिणाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके विरोध में भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नौसेना विद्रोह क्यों हुआ, कारण पता चल गया। तलवार नाम की जहाज पर तैनात बीसी दत्त नाम के एक सैनिक ने तलवार नामक जलपोत की दीवार पर लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मार्शल कोर्ट होने वाला था इसके पहले कि नौसेना में विद्रोह हो गया। ठीक, ध्यान रखें। गैर कमीशन भारतीय सैनिक रेटिंग्स कहलाते हैं। रेटिंग कहलाते थे जो नस्ली भेदभाव तथा अंग्रेजी सैनिकों से कम वेतन पाने और खराब भोजन से असंतुष्ट रहा करते हैं। ओके, क्लियर हुआ कि लोग असंतुष्ट रहते थे। अगली जो घटना घटती है, नौसैनिकों का विद्रोह कराची, मद्रास, कलकत्ता, जबलपुर तक फैल गया। ये स्थिति हो गई। उस समय जो ब्रिटिश नौसेना अध्यक्ष होते थे उनका नाम था एडमिरल गोल्फ्रेड, ये उनका नाम हुआ करता था। उन्होंने क्या किया, इन नौसैनिकों के विद्रोह को कड़ाई से दमन करने का प्रयास किया, कड़ाई से दमन करने का ऐलान किया। उन्होंने भारत में अंग्रेजी नौसेना अधिकारियों को आदेश दिया कि सारे विद्रोहियों और उन विद्रोहियों की जहाज़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए, चाहे भारत की पूरी नौसैनिक शक्ति समाप्त हो जाए तो क्या, इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए। गोल्फ्रेड ने ऐसा कहा था और नौसैनिक थे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे ही समय मुस्लिम नौसैनिकों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य सभी नौसैनिकों की तरफ से स्वयं सरदार पटेल ने इस आंदोलन में हस्तक्षेप किया, इस हड़ताल में हस्तक्षेप किया। इसके दो कारण थे। नंबर एक, अंग्रेजी नौसेना अध्यक्ष के कोप से बचाना, नंबर एक। दूसरा, ये नौसैनिक या सेना देश जब आज़ाद हो जाएगा तो कहीं इनमें ऐसी विद्रोही प्रवृत्ति न व्याप्त हो जाए कि देश आज़ाद होने के बाद अपनी सरकार से भी हमेशा हड़ताल, ये भी एक बड़ा कारण था। इन दोनों कारणों से सरदार पटेल ने इसमें हस्तक्षेप किया और हड़ताल समिति के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ये आश्वासन दिया सरकार की तरफ से, और सरकार से भी ये वादा करवाया कि इन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। नौसैनिकों ने सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए कि हम कांग्रेस और भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, इंग्लैंड के सामने नहीं। इस प्रकार से यह नौसैनिक विद्रोह समाप्त हो गया।
ओके, इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं कि ब्रिटिश नौसेना अध्यक्ष कौन होते थे? एडमिरल ग्रोलफ्रेड। ब्रिटिश नौसेना अध्यक्ष होते थे एडमिरल ग्रोलफ्रेड ने भारत में अंग्रेज अधिकारियों को आदेश दिया सभी जलपोतों को नष्ट करने का आदेश दिया। मिस्टर ग्रोलफ्रेड ने कहा कि भारतीय नौसेना के जितने विद्रोही जलपोत हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, चाहे इसका परिणाम एशिया में भारत की पूरी तरह से ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति समाप्त हो जाए तो क्या, इसकी कीमत पर भी क्रांतिकारियों या आंदोलनकारियों या हड़ताली नौसैनिकों का दमन किया जाना चाहिए। ओके, इसके बाद फिर आखिरकार कांग्रेस का हस्तक्षेप होता है। तो आप इसे 10 सेकेंड ऐसे बढ़ाए रहें, हम इसके बाद आगे लिख देते हैं, ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ओके, अट्ठाईस फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के हस्तक्षेप के बाद तथा इस आश्वासन के बाद कि नौसैनिकों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये हड़ताल समाप्त हो गया। यद्यपि हड़ताली नौसैनिकों का कहना था कि हम कांग्रेस और भारत के समक्ष समर्पण कर रहे हैं, अंग्रेजों के समक्ष नहीं। भारत के इतिहास में 18 फरवरी 1946 को ये भी घटना हुई थी, शाही नौसेना ने विद्रोह किया था और ये लगभग 10 दिन ये हड़ताल चला। इन घटनाओं के बाद 28 फरवरी 1946 को ये हड़ताल समाप्त हो गया, नौसेना विद्रोह भी समाप्त हो गया। ओके प्रिय छात्रों, हम चाहते हैं कि वो जो 1945 में जो सरकार ने चुनाव कराया था उसे भी लिख कर ही बता दें। देख लेते हैं, ध्यान रहे, और इसमें हम इसको बताना उचित ही समझेंगे, आवश्यक भी है। भारत में आम चुनाव, ठीक, लेबर पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनने के बाद क्लीमेट एटली, यही नाम था ना, एटली ने भारत में चुनाव करवाया। ओके, चुनाव करवाया, ठीक। केंद्रीय असेंबली की 102 सीटें, एक 102 सीटों में से कांग्रेस ने 57 सीटों पर जीत दर्ज की। कितनी? 102 में से 57 सीटों पर जीत दर्ज की तथा विधानसभा के, या आप इसे लिख सकते हैं कि तथा कुल 11 ही ब्रिटिश प्रांत थे ना, 11 ब्रिटिश प्रांतों में से
कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत, इसको समझ रहे हैं? संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, लिख दें क्या? संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत माने मध्य प्रदेश, एमपी है ना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, बम्बई, मद्रास, आसाम, कितना हो गया? जोड़ो इसको, 2 7 कितना? 7 1 2 3 4 5 6 7 है ना। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिला। बड़ी अच्छी बात है, 8 प्रांतों में बहुमत मिला सरकार को, कांग्रेस को। जबकि लीग माने मुस्लिम लीग, लीग को सिंध और बंगाल, बंगाल में बहुमत मिला तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक, पंजाबी यूनियनिस्ट पार्टी। ये चुनाव जो हुआ, हम जब आपको अभी कैबिनेट मिशन बता लेते हैं, तो जो कैबिनेट मिशन के बाद जो योजना आती है कि भारत का संविधान बनेगा, उसके लिए केंद्रीय असेंबली का चुनाव या भारत में विधानसभाओं का चुनाव जो हुआ, ये इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि कैबिनेट मिशन ने ये तय किया कि संविधान सभा के जो सदस्य लिए जाएंगे उनके लिए अलग से चुनाव नहीं कराया जाएगा। जो विधानसभा चुनाव हो चुका है उन्हीं विधानसभाओं से ही 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद या एक संविधान सभा सदस्य लिया जाएगा। इस प्रकार से 296 लोगों का वो तय हुआ। इसमें 296 11 ब्रिटिश प्रांतों से, इसी तरह से देसी रियासतों से भी लिए गए और प्रेसिडेंसी नगरों से भी 4 लिए गए। बाद में हालांकि देसी रियासतें उसमें से हट गई और कुल मिला जुला के बचे खुचे जिन लोगों ने इसमें भाग लिया वही सदस्य केवल संविधान सभा में आए। तो इस नाते यहाँ ये बताना उचित है। अब इसके आगे हम दिखा देते हैं अब आपको कैबिनेट मिशन। ओके, तो मिटा दे इसे, 10 सेकंड आप इसको देख लीजिए, इसके बाद हम मिटा देते हैं। अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं, वो है कैबिनेट मिशन। हमने बताया था आपको कि लेबर पार्टी की सरकार आने के बाद और कंजर्वेटिव पार्टी को हार जाने के बाद, कंजर्वेटिव पार्टी से कौन प्रधानमंत्री होते थे? विंस्टन चर्चिल, वही ना, विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर वही थे। लेकिन अब क्या किए, जबकि युद्ध जीते भी थे लेकिन आम चुनाव हुआ तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी जीत कर आ गई। लेबर पार्टी ने भारत के पक्ष में अनेक अच्छे कार्य किए, जैसे वेवेल को भेजना भारत में तनाव समाप्त करने के लिए, और फिर शिमला सम्मेलन करवाना और आज़ाद हिंद फौज के लोगों को, नौसैनिकों के ऊपर जो मुकदमा चला उनको छोड़ देना, ये सब कार्य करवाए। भारत में आम चुनाव करवाना, ये सारे कार्य करवाए। और साथ ही साथ आगे उन्होंने कैबिनेट मिशन भी भेजा। ध्यान रहे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव हुआ करते थे। मिस्टर पैथिक लॉरेंस ये इंडियन सेक्रेटरी होते थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस समेत कुल 3 लोगों को भारत में कैबिनेट मिशन के तहत जाने की घोषणा इंग्लैंड की संसद में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने किया। उन्होंने कहा एक कैबिनेट मिशन भारत जाएगा, वहाँ की परिस्थितियों को देखेगा और भारत में अब सकारात्मक रूप में क्या किया जाना चाहिए उसे वो करना होगा। उसके बाद भारत की आज़ादी का मामला तय किया जाएगा, ऐसा उन्होंने संसद में कहा था। ओके, तो देखिए जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। ओके,
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के बाद जो अगले हैं इसमें वो हैं एवी अलेक्जेंडर। ये सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर जो होते थे ये सदस्य थे। ये उस समय के इंग्लैंड के नौसेना प्रधान होते थे। नौसेना प्रधान को सदस्य बनाया गया। और जो एक सदस्य इसमें और थे वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं, क्रिप्स मिशन आया था ना। स्टैफर्ड क्रिप्स ये उस समय वाणिज्य प्रधान होते थे। स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन के तहत भी आ चुके थे। और एक क्रिप्स मिशन के तहत आने वाले स्टैफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के भी एक सदस्य थे। ओके, ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के रूप में भारत आए थे। ठीक, ये लोग भारत आए कब? ये 19 मार्च 1946 को भारत आए। तथा इन्होंने 19 मार्च 1946 को भारत आए तथा इन्होंने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव या कैबिनेट प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष रखा। ओके, 19 मार्च को लोग आए, 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव इन लोगों ने भारत में लाकर रखा। इस प्रस्ताव के तहत इन लोगों ने कहा, प्रस्ताव था क्या? भारत एक संघ होगा, है ना। तथा इसकी इकाइयों के रूप में राज्य होंगे। कहे कि भारत एक संघ होगा, इसके इकाइयों के रूप में राज्य होंगे। और अगला जो इनका प्रस्ताव था वो प्रस्ताव ये था कि संघ के विषय तथा राज्य के विषय अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। ठीक, आगे क्या कहा? एक संविधान निर्मात्री समिति का गठन होगा। समिति गठित होगी जिसके सदस्य विधानसभाओं से दस लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा सदस्य। एक संविधान निर्मात्री समिति गठित की जाएगी। बहुत दिन बाद ये बात सामने आई। संविधान निर्मात्री समिति की बात कभी और आई थी, याद है? क्रिप्स मिशन में। बस उसमें थोड़ा पेश था कि भारत के बनाए गए इस संविधान को कोई राज्य मानने ना मानने के लिए स्वतंत्र होगा। बड़े महीन शब्द में लिखा गया, गांधी जी इसको पकड़ ना पाए और इसको कहते कि सिग्नेचर। चलिए, मान लिया गया। और गांधी जी बड़े दिमाग से इसको चश्मा लगा के पकड़ लिए कि श्रीमान जी नीचे मने तब तो आप हमारे पूरे देश का विखंडन कर देंगे, क्योंकि तमाम गद्दार यहाँ बैठे हुए हैं। अतः लीग तो रोज अलगाव की मांग कर रही है। यहाँ देखिए, एक संविधान निर्मात्री समिति गठित होगी जिसके सदस्य विधानसभाओं से लिए जाएंगे। 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा सदस्य लिया जाएगा। ओके, राज्यों के
3 स्तर होंगे। ठीक, क ख ग। ओके, ऐसे जान लें। क में कौन कौन से राज्य होंगे। क में ऐसे ही जान लीजिए, इस स्तर पे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, ये हो गए श्रेणी का के राज्य। श्रेणी खा में सिंध, आसाम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत श्रेणी खा में। ठीक, श्रेणी गा में हाँ, श्रेणी गा में होगा पंजाब, बंगाल, का खा गा। अब तो क्लियर हुआ। ये 3 श्रेणियां इन्होंने बताया कि 3 श्रेणी के राज्य होंगे। ठीक, इसी आधार पर भारत में आम चुनाव हुआ। जो संविधान सभा के निर्मात्री की बात करते थे, कैबिनेट मिशन के लोग, कैबिनेट मिशन ने भारत में चुनाव की बात कराई। कहाँ से? संविधान सभा के सदस्यों के लिए विधानसभाओं से। जो चुनाव हुआ उसमें 296 सदस्यों में से 205 सदस्य कांग्रेस ने जीत लिए, है ना। ये जान लीजिए, संविधान सभा हेतु हुए चुनाव में कांग्रेस ने निर्धारित 296 सदस्य 296 सदस्यों में से 205 पर जीत दर्ज की। दो 205 पर जीत दर्ज की। अब इसमें बच जाता है सीधी कार्रवाई। इसके बाद आएगा अंतरिम सरकार का गठन और उसके बाद माउंटबेटन की भारत की आज़ादी और अलगाव की घोषणा। ये इतना बचता है इसमें। देख लें इसे, हम सीधी कार्रवाई बता दें, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946। जान रहे सीधी कार्रवाई का कारण क्या था? कांग्रेस के शानदार जीत से जिन्ना बौखला गए। बताया भी हमने ना कि 296 जगहों में से कांग्रेस ने कितनी जगह जीत ली? 205। इस शानदार जीत से जिन्ना बौखला गए और बौखला कर उन्होंने 2 चीजें साबित करना चाहा। बौखला कर उसने सांप्रदायिक दंगा भड़काकर ये साबित करना चाहा, क्योंकि अब उसको लगने लगा इतनी शानदार विजय कांग्रेस की हो रही है, अगर भारत आज़ाद होगा तो कहीं कांग्रेस ही पूरे देश की सत्ता ना हासिल कर ले और पाकिस्तान की उसकी मांग अधूरी रह जाए। ऐसा भी हो सकता था। इसलिए उसने सीधी कार्रवाई कर दंगे भड़काए। दंगा भड़काकर वो ये साबित करना चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ओके, ऐसा ही साबित करना चाहते थे। ध्यान रहे, हम एक चीज़ पीछे भूल गए। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को अव्यावहारिक मानकर उसे इनकार कर दिया गया था। उसे कैबिनेट मिशन ने नहीं माना कि पाकिस्तान की मांग जायज़ है। उसे उन्होंने कहा ये अव्यावहारिक है, एक देश तोड़ने की बात है। इसलिए कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को नहीं मानी थी। इसे भी जिन्ना नाराज थे और संविधान सभा के हुए चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जिन्ना बौखला गया। अब उसको ये साबित करना था कि हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते और आखिरकार उसने सीधी कार्रवाई की घोषणा की और ये घोषणा उसने 16 अगस्त 1946 को की। यही कारण था उसके सीधी कार्रवाई का। इसके कारण बंगाल के नोआखली में जबरदस्त सांप्रदायिक दंगा हुआ और इसकी प्रतिक्रिया बिहार में हुई। ध्यान रहे, नोआखली में 20,000 से अधिक लोग बहुत बुरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए, लूटे गए, पिटे गए और तमाम उनके साथ गलत वारदातें की गई। उसकी प्रतिक्रिया आखिरकार बिहार में हुई। बिहार में भी इस्लामिक या मुस्लिमों के साथ ऐसा ही किया गया। ये देश एक बार दंगे में झोंक दिया जन्ना ने और आखिरकार सरकार इसको रोकने में नाकाम रही। लेकिन इसे रोकने के लिए गांधी जी स्वयं बंगाल पहुंच गए और बंगाल पहुंचकर वे दंगे के बीच खड़े हो गए कि यदि आप लोग दंगा नहीं रोक सकते तो मुझे मार दीजिए। अनशन पर उतर गए गांधी जी कि आमरण अनशन कर दूंगा। इनके इस अपील से दंगा समाप्त हो गया।
आता गवर्नर जनरल बन चुके लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी। मैं पहले लिखा चुका हूँ वन मैन बाउंड्री फोर्स इनको कहा गया है। जब मैं गांधी जी पढ़ा रहा था तो उसमें लिखा है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई। प्रिय छात्रों, आज इतना ही। हम समझते हैं कि इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो होगा अंतरिम सरकार का गठन या संविधान सभा के सदस्यों तथा अंतरिम सरकार का गठन, और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा देश का विभाजन और आज़ादी। ये मैं समझता हूँ लास्ट चैप्टर होगा। तो आज इतना ही। हमें आशा कि ये आप पूरी तरह समझे होंगे और इसे इस नाते आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। इसी के साथ आज ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे चैप्टर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।